हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी हिंदी की जो क्लास है उसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 नंबर का है। अभी तक हमने हिंदी में 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और इन प्रैक्टिस सेट से आपको एक आइडिया भी लग गया होगा अपनी तैयारी का कि किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की और आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, किस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है इसका भी पता चल गया होगा। तो आप साथ के साथ आंसर अवश्य देते रहें। आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आंसर भी देते रहें बेटा, और आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा कौशल की शिक्षण विधि है, इनमें से कौन सी भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। और ये जो प्रश्न है वो पेडागोजी से संबंधित है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं हर प्रैक्टिस सेट में पेडागोजी से संबंधित प्रश्न अवश्य रख रही हूँ और तब भी आप कमेंट करते हैं कि पेडागोजी के भी प्रश्न कराइए, तो इसके प्रैक्टिस सेट में आपके 2 या 3 आते, 3 मैं अभी अवश्य रख रही हूँ। तो पेडागोजी से संबंधित ये आपका प्रश्न है, ये ध्यान रखना। हिंदी का शिक्षण शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है, अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो अनुकरण विधि, अनुकरण माने होता है किसी के पीछे या अनुकरण करके, किसी की नकल करके। तो जो अनुकरण विधि है इससे भी भाषा सीखते हैं बच्चे। सामूहिक विधि, एक साथ ग्रुप के साथ बैठकर भाषा सीखना सामूहिक विधि में आता है। भाषा प्रयोगशाला विधि, इसमें नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भाषा कौशल सिखाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आपको भाषा कौशल भी पता होने चाहिए। भाषा कौशल कितने होते हैं, किस किस को पता है वो आंसर दे। भाषा कौशल, भाषा कौशल आपके 4 होते हैं। भाषा कौशल आपके 4 होते हैं और इनका क्रम जो है वो उसे तोड़ना नहीं है, ये क्रम से होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब कभी आ जाए प्रश्न की भाषा कौशल कितने होते हैं तो आप बता लेंगे भाषा कौशल 4 होते हैं और ये क्रम से ही है, 1 2 3 4। जब भाषा कौशल सिखाए जाते हैं या बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें पहला स्टेप है सुनना, स्पीकिंग, है ना। अगला है स्पीकिंग, ये है बोलना की, और इसका है सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग में आएगा, और स्पीकिंग आपका बोलने में। पढ़ना रीडिंग और लिखना राइटिंग। ठीक है, तो LSRW इसकी ट्रिक बन जाती है, LSRW, LSRW, और हिंदी में इसकी ट्रिक है सुबोपली, सुबोपली। अब सुबोपली क्या है तो आप बता लेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषाई कौशल हैं, आधारभूत भाषा कौशल हैं ये 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये नोट्स भी बनाते रहा करें, साथ में पॉइंट्स लिखते रहा करें, फिर आप परीक्षा में जाने से पहले इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपके 4 भाषा कौशल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शब्द के लोक प्रसिद्ध अर्थ हम निकालेंगे कैसे, ये वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ हैं क्या। तो बेटा मैंने आपको जो लास्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था उसमें मैंने शब्द शक्तियाँ बताई थी आपको। तो जो शब्द होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, यहाँ लिख दे रही, मैं एक चार्ट बना दे रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक चार्ट बना लेते हैं हम। वाचक, लक्षक और व्यंजक, 3 शब्द हैं और इनके जो अर्थ होंगे, शब्द के अर्थ, वो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और आपका व्यंग्यार्थ, और इन्हीं से आपकी वर्ड पावर बनेगी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति मैंने पढ़ाई थी आपको 3। प्रथम शब्द शक्ति कौन सी होती है,
तो वाचक से अभिधा शब्द शक्ति है, वाचक में वाच्यार्थ हो जब शब्द तो उसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्ष्यार्थ हो अभिधा लक्षणा व्यंजना, 3 शब्द शक्ति होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो ये प्रैक्टिस सेट के केवल आज जैसे मैं 25 क्वेश्चन कराऊं तो आपके ये केवल 25 क्वेश्चन नहीं है, समझ लो ये 50 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। मैं इस तरह डिस्क्राइब करती हूँ इसको कि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई समस्या ना हो और टॉपिक भी कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम तो अवश्य लगेगा लेकिन आपकी समझ में आ जाए प्रश्न। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं, तो शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो इसमें एक प्रश्न और बन गया कि अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम शब्द शक्ति कौन सी है, तो अभिधा है, प्रथम शब्द शक्ति अभिधा। और शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ, जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है यानी कि जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं वो वाच्यार्थ ही है, सीधी सीधी भाषा कहते हैं और उसका अर्थ हमें पता चल जाता है। जैसे मैंने अभिधा का एग्जाम्पल बताया था कि मैंने कहा बैल खड़ा है, तो आपके मन में सीधा एक चित्र बन गया कि बैल खड़ा है, आपको समझ में आ गया, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी और ये वाचक शब्द होगा और अर्थ होगा उसका वाच्यार्थ, यानी जो वाक्य लिखा है उसका ही हम अर्थ लगाएंगे। और लक्षक, ये लक्षक शब्द होगा तो उसमें थोड़ी लक्ष्यार्थ होगा, यानी कोई कहेंगे कुछ और उसका किसी को जैसे ताना मारना हम कह दें कि मुहावरे में या वैसे करके कह दें, व्यंग में आ जाएगा उसमें। तो लक्ष्यार्थ जैसे हमने कहा 9 2 11 होना, तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि आप चले जाओ, तो ये लक्षणों में आ जाएगा। ठीक है, व्यंजक व्यंग्यार्थ कि हमने कोई शब्द कह दिया और उसका सबने अलग अलग अर्थ समझा। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था व्यंजना शब्द शक्ति में कि सूर्य अस्त हो गया है, तो इसका अर्थ सभी ने अलग अलग समझा। अगर किसान से कह दिया सूर्य अस्त हो गया तो वो समझेगा कि हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं सूर्य अस्त हो गया है। गृहिणी ने सुना सूर्य अस्त हो गया तो कह रही आप काम जल्दी से निपटा लें, सूर्य अस्त होने वाला है। तो जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंग्यार्थ होता है वो। ठीक है, इस तरह आप समझ गए होंगे शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है, वाच्यार्थ। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये नोट भी साथ के साथ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत का विलोम शब्द है। अब अत का अगर अर्थ नहीं पता तो विलोम शब्द छाटना मुश्किल हो जाएगा। तो विलोम शब्द आपके ऐसे ही आ रहे हैं थोड़े अलग से, तो विलोम शब्द पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक प्रश्न जरूर आ रहा है आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में है, उसमें एक प्रश्न विलोम शब्द से अवश्य है, तो आगे भी आएगा आपका, तो विलोम शब्द भी साथ के साथ पढ़ते रहें। तो अत का जो अर्थ होता है वो होता है आरंभ या शुरुआत करना या प्रारंभ करना। तो अंत नहीं कह सकते, अत का होगा इति, इतिश्री कहते ना, इतिश्री हो गई इति, इतिश्री माने होता है। इसका राइट आंसर जो होगा बी इति। इति का अर्थ होता है समाप्त होना या समाप्त होने की जो क्रिया होती है, होने की क्रिया इति कहलाती है, होने की क्रिया। ठीक, तो अर्थ का जो विलोम शब्द है वो है इति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नवग्रह में कौन सा समास है, हमें तो सीधी पहचान मालूम है, नवग्रह। तो तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है, द्विग समास है या कर्मधारय समास है। तो इसमें 2 पद हैं, नव प्लस ग्रह। तो आपको द्विग समास के बारे में मालूम है कि जिसका पहला पद संख्यावाची होगा उसमें द्विग समास होता है। प्रथम पद संख्यावाची, द्विग समास में क्या पहचान है, प्रथम पद संख्यावाची होगा उसमें द्विग समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें विभक्ति के चिन्ह होते हैं, ने, के, में, पर, ये सब आपकी जो विभक्तियां हैं उसके चिन्ह होंगे, उसमें तत्पुरुष समास में आएगा। द्वंद्व समास में, द्वंद्व का मैंने अर्थ बताया था, द्वंद्व मतलब युद्ध करना किसी से। अब 2 लोग आमने सामने, 2 पार्टीज होंगी तभी द्वंद्व कर सकते हैं, तो इसमें विलोम शब्द वाले शब्द आएंगे या ऐसे शब्द आते हैं माता पिता, इस तरह शब्द आते हैं द्वंद्व समास में। ये डैश बीच में लगा होता है, उनमें द्वंद्व समास होता है, सामने आते हैं। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, उपमेय और उपमान
होता है इसमें कर्मधारय समास में, जैसे हमने कह दिया नीलकमल या चंद्रमुखी, ऐसे शब्द आएंगे वो कर्मधारय में। अब तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, द्विगु समास। नवग्रह में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अरे छंद तो अभी हमने पढ़ा था, तो छंद पहचानने का समय आ गया। जिसने अच्छी तरीके से क्लास ली होगी वो तुरंत पहचान लेगा। हमें तो मात्राएं ज्ञान करनी है। वर्वे, चौपाई, दोहा, सोटा, ये चारों मात्रिक छंद के ऑप्शन है, तो हम मात्राएं गिन लें कि वर्ड गिनने लगोगे? तो सारे ऑप्शन हमें कैसे दिख रहे हैं? मात्रिक छंद के। तो हम पहला काम करेंगे, मात्राएं गिनेंगे। तो मात्राएं लगाना आपको आ गई होंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जो जिन बच्चों ने ये क्लास ली है उन्हें मात्राएं लगाना आ गई हैं। बताइए, आंसर दीजिए, आपको मात्राएं गिनना सही से आ गई कि नहीं आ गई? आप लोग आंसर करिए, आपको मात्राएं समझ में आई कि नहीं आई? छंद में मात्रा ज्ञान। चलिए, राखिए, इस पर लघु, इस पर दीर्घ, लघु लघु, दीर्घ और दीर्घ, फिर लघु लघु और इस पर दीर्घ और इस पर लघु। ठीक है, अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो प्रथम पद में कितनी हो गई? 13। प्रथम पद में 13 हो गई। द्वितीय पद में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो द्वितीय पद में क्या हो गई? कितनी हो गई बेटा? आपकी 11 हो गई। तो 13 11 का कॉम्बिनेशन किसमें बन रहा था? प्रथम और तृतीय पद में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 11 11 मात्राएं। नीचे वाले पदों में भी गिनेंगे तो तीसरे पद में ये पहला पद आपका है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद और ये चौथा पद है। तो इसमें 13 मात्राएं और तीसरे पद में भी 13 मात्राएं होंगी और चौथे पद में 11 मात्राएं होंगी। तो हमने पढ़ा था पहले और तीसरे पद में अगर 13 मात्राएं हैं, दूसरे चौथे पद में 11 11 मात्राएं हैं, तो आपका दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा। बरवे में कितनी थी? 12 और 7। चौपाई में 16 16 मात्राएं थी और सोठा में आपकी, ये सोठा दोहा का उल्टा था, 11 13। इसका उल्टा कर देंगे, पहले और तीसरे पद में 11, दूसरे और चौथे पद में 13। तो आपको याद हुए? आप पहचानना सीखे, छंद की नहीं सीखे। चलिए, दध्योधन शब्द में कौन सी संधि है? अब संधियां हैं ये, ठीक है। तो पहले हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। दधि प्लस ओदन, दधि प्लस ओदन, ठीक है। अब इसमें अयादि संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि आपने 5 पढ़ी। अब दधि, ये बना ई और ये है आपका ओ। तो ई से या बन गया, या और स्वर पीछे है तो ओ की मात्रा चढ़ गई। तो ये कौन सी संधि है? आपकी यड़ संधि है। यड़ संधि में जो वर्ड आते हैं वो ज्यादातर अर्ध वर्ड ऐसे दिखाई देंगे। एक थोड़ी सी पहचान करने के लिए एक आइडिया मैं आपको बताए दे रही हूँ। तो यड़ संधि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। दध्योदन में यड़ संधि है। यड़ संधि की पहचान है, ई के बाद कोई स्वर आए तो उस स्वर की मात्रा लग जाती है और ई बदल जाता है या में, ऊ बदल जाता है। अगर ऊ आए, ऊ के उपरांत कोई स्वर आए तो ऊ बदल जाता है वाह में। और अगर यहाँ पर स्वर दीर्घ आ हो गया तो वहाँ वाह हो जाएगा, दीर्घ ई हो गई तो वी हो जाएगी, ओ की मात्रा लगी है तो ओ हो जाएगा। इस तरह बदलने, ई को या, ऊ को वा, और जो री है आपकी, ये इसके बाद कोई स्वर आए तो ये परिवर्तित हो जाती है रा में। ये यड़ संधि की पहचान है। ई को या, ऊ को वा और री को रा, ऋषि वाली री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मनु मन ही मनु रहिए। यह काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में है,
रौद्र रस है, शांत रस या भयानक रस या अद्भुत रस। तो पहले हम पंक्ति को सही से पढ़ेंगे, थोड़ा इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो केशव कहे ना जाए का कहिए, यानी कह रहे हैं कि केशव कहे ना जाए का कहिए, कि हे केशव कहीं नहीं जाती क्या कहें। देखत तब रचना विचित्र अति समझ मने मनहु रहिए। कितनी रचना विचित्र है। अब यहाँ एक कीवर्ड आ गया कि विचित्र। यहाँ विचित्र आश्चर्य सा बोध हो, वहां आपका आश्चर्य लगे, विचित्र सा कुछ लगे, विस्मय हो, तो वह आपका अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा? अद्भुत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। रौद्र रस में क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जहाँ क्रोध सा प्रतीत हो, ऐसी पंक्ति लिखी हो जिसे क्रोध सा प्रतीत हो। शांत रस, जहाँ भगवान की प्रार्थना की जाए या भगवान से आराधना की जाए, वह शांत रस होता है, शांति का। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। भयानक रस में भय, ठीक है, भयानक रस में क्या होगा आपका? भय। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। तो जहाँ पंक्तियां पढ़ के विस्मय या आश्चर्य हो जाए, विचित्र कुछ लग रहा है कि जो कहा भी नहीं जा रहा, मन का मन में ही रखा है, तो वहाँ कौन सा रस है? अद्भुत रस है। अगर विचित्र, विस्मय, आश्चर्य से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड आ जाएं तो आप देखते ही पहचान लेंगे इसमें अद्भुत रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पिशुन शब्द लिखा है, पिशुन। ये कौन सा सा है? आप लोग आंसर करें। जिसमें जो स लगा हुआ है इसका नाम क्या है? तो ये आपका तालव्य सा है। तालव्य सा, इस वाले सा को मूर्धन्य सा कहते हैं। अब आपको ऐसे नहीं बोलना है सीटी वाला सा, षटकोण सा। नाम पता हो गए हैं तो सही से बोलना है मूर्धन्य सा। और ये जो है वो दंती सा है, दंत से बोला जाता है, इसलिए दंती सा या दंत्य वर्ड कहेंगे इसको। ठीक है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान। पिशुन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चुगलखोर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुगलखोर। अगला प्रश्न है आपका, युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु का अर्थ क्या है? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। तो आपको इसमें कौन सा राइट आंसर लग रहा है? तो युयुत्सु ये है युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने का इच्छुक। और एक शब्द और आता है आपका युयुत्सु। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, और इसमें माइनर सा ही इसके जो अर्थ है उसमें भी डिफरेंस है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। युद्ध करने का इच्छुक, ये इसको युयुत्सु कहेंगे, और युयुत्सु कहेंगे युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला कहीं लिखा हो तो वहाँ ये होगा करने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला। तो इच्छाओं से संबंधित कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हैं। तो एक जो आपको जो पिक है, उस पिक्चर है, वो आपको भेज दूंगी ग्रुप पर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़े आप लोग, से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और उसका लाभ पाएं। चलिए अगला है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो ये भी आपका शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति, अब छोटा सा बालक है, उसको कल्पना शक्ति हम कैसे विकसित कर सकते हैं? उसे महापुरुषों की जीवनियां सुनाएं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर केजी का बच्चा है, एक छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, या कक्षा 1 का ही बच्चा समझ लीजिए, वो महापुरुषों की जीवनियां पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। परियों की कहानियां, हाँ इसमें आनंद लेगा। रसानुभूति की कविताएं में रस की अनुभूति करके हम उसकी कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। या पौराणिक कथाओं को, पुरानी कथाएं बताएं। तो बच्चे को जो कल्पना शक्ति है वो क्या देख के, इनमें से
ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या पढ़ाकर आप उसकी कल्पना शक्ति विकसित कर सकते हैं, किसका प्रयोग करके उसकी कल्पना शक्ति विकसित कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परियों की कहानियां। आप परियों की कहानियां सुनाएंगे, वो छोटे बच्चे आपको 4 सुना देंगे उससे रिलेटेड, है ना। तो उनकी क्या कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। अगर आपने आधी सुनाई तो आगे की वो खुद ही बना बनाकर सुनाने लगेंगे, इससे उनकी कल्पना की जो शक्ति है उसका विकास हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है छोटे बालकों के लिए वो है परियों की कहानियाँ। ऐसे ही छोटे बच्चों की बुक्स जो होती हैं वो कलर्ड होती हैं, उनमें बड़े बड़े चित्र होते हैं। अगर हम लोगों जैसी किताबें रख दी जाएं, उसमें टेक्स्ट ही जो टेक्स्ट बुक हैं वो बड़ी बड़ी दे दी जाए, क्या बच्चा उन्हें देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। तो उनकी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो बड़े अक्षरों में होती हैं, काफ़ी बड़े अक्षर लिखे होते हैं, चित्रात्मक होती हैं और रंगीन होती हैं, जिससे वो आकर्षित हो उनकी तरफ। चलिए, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो पहले तो आपको वाच्य आने चाहिए। तो आपके जो वाच्य हैं वो 3 हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, वाच्य आपके 3 हैं। वाच्य कहेंगे कैसे? वाच्य होता है क्रिया का रूपांतर, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है। क्रिया का प्रभाव क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता का कि कर्म का कि आपके भाव का। तो जो वाच्य होते हैं उससे पता चलता है कर्ता पर किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो कर्तृवाच्य है पहला, कर्तरीवाच्य बोलेंगे इसको, कर्तरीवाच्य। रि की मात्रा है और ये आपका रेफ रा है, ये ऋषि की री की मात्रा है और ये आपका रेफ रा है। कर्तरीवाच्य, वाच्य आधा यह चा है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य 1 2 3 आपके वाच्य हो गए, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इसमें डिफरेंस कैसे करें बेटा? तो जो कर्तरीवाच्य होगा उसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की, सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता। हाँ, जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें कि राधा पुस्तक पढ़ती है, तो क्रिया है पढ़ना, कौन पढ़ रहा है? राधा। तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो राधा है, तो उसका कर्ता की प्रधानता है, क्रिया पर सीधा असर कर्ता का पड़ रहा है, तो कर्तरीवाच्य है। और कर्म की जहाँ प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, प्रधानता ऐसा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो पढ़ा क्या जा रहा है? पुस्तक। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस है, कपड़ा सिया जाता है। तो कपड़ा एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, कर्म है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, भाव का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जैसे मैं आपको वो दे रही हूँ उदाहरण, राम से रोया नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता। तो क्या नहीं किया जा रहा? रोया नहीं जा रहा। तो यहाँ भाव की जो प्रधानता है इस कारण इसमें भाववाच्य है। तो आप ऑप्शन देखिए, सीता कपड़ा सीती है, तो आप सीधा इसमें बता लेंगे कौन सा वाच्य है? कर्तरीवाच्य, इसमें आपका कर्तरीवाच्य है। यहाँ बैठा नहीं जाता, तो बैठा नहीं जा रहा, भाव की प्रधानता है, तो यहाँ कर्म आपका भाववाच्य होगा, भाववाच्य। कपड़ा सिया जाता है, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए वहाँ कर्मवाच्य होगा, सीधा कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन बी, मेरे यहाँ बैठा नहीं जाता। निम्न में से भाववाच्य का जो चयन है, तो हमने चयन किया यहाँ बैठा नहीं जाता। तो ये वाच्य हैं आपके 3, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए, साथ के साथ बेटा नोट भी करते रहिए और ये भी देखते रहिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है।
अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है? ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वही रखे गए हैं जो आपकी पुरानी परीक्षाओं से संबंधित हैं। तो जो निराला कृत राम की शक्ति पूजा है, अगर पूछ लिया जाए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो निराला की रचना है। ये ली गई है कृत्तिवास की रामायण। ये कृत्तिवास जो थे वो बांग्ला के कवि थे। बांग्ला भाषा की रामायण थी, उससे ही आधार बनाकर राम की शक्ति पूजा लिखी है निराला ने। ठीक है, 15वीं शताब्दी में लिखी थी कृत्तिवास ने बांग्ला भाषा में, कृत्तिवास रामायण जिसे कहते हैं। और निराला की कुछ रचनाएं हम इम्पोर्टेंट देख लेंगे जो पूछी जाती हैं परीक्षा में। तुलसीदास किसकी रचना? ये काफी बार आ चुका है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो आप बता लेंगे निराला की है। और मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, अणिमा, अपरा, अर्चना, है ना, और एक और है कुकुरमुत्ता। काफी रचनाएं हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ लिखाई दे रही हूँ। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल। ठीक है, ये कुछ रचनाएं हैं निराला की जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपटन शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम माने मैंने बताया था जो संस्कृत के रूप है, संस्कृत का शब्द है वही तत्सम कहलाएगा। तत् माने उसके और सम माने समान, किसके समान हो, जो संस्कृत के समान हो वही तत्सम है। तो इसमें उद्वर्तन, उपलेपन, उपहलेपन या उद्वर्तन, ये कौन सा आपका जो राइट आंसर है? यहाँ पर ये रा आगे लगा हुआ है, तो जो आपका राइट है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। उपटन शब्द का तत्सम रूप। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। तो बाग में घूमने जाएं, ये है सब्ज बाग, या साग सब्जी उगा रहे हैं, या प्रलोभन देना या भयभीत करना, किसी को भयभीत कर रहे हैं। तो सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है प्रलोभन देना। तो आपका राइट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निसीचर हीन करौ महि, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनहिन के आसमन, जाए सुखदीन। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? करुण रस, वीर रस, रौद्र रस या भयानक रस? तो रस आप तभी पहचान पाएंगे जब पंक्ति का कुछ अर्थ समझ रहे होंगे। निसीचर जो रात्र में चरते हो अर्थात राक्षस। ठीक है, हीन करो इन्हें मार रहे हैं। भुजा उठाए पनकीन, भुजा उठाए के पटक रहे हैं। सकल मुनय के आश्रमन, जाए सुखदीन। तो जो मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें सुख प्रदान कर रहे हैं, राक्षसों को उठा के मार रहे हैं। तो ये कहाँ का वर्णन है? आपके कुछ दिमाग में आया? जिसको रामायण के बारे में पता होगा वो तुरंत पता कर लेगा। जब ऋषि विश्वामित्र के यहाँ यज्ञ कर रहे थे, राक्षस उनके यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे थे, तो वो अयोध्या गए और राम और लक्ष्मण को लेके आए राक्षसों से रक्षा करने के लिए, तभी वो राक्षसों को मार रहे हैं। उसी का वर्णन इस पंक्ति में है। चलिए इतना ही काफी है इसके लिए। तो भुजा उठा के मार रहे हैं, तो आपको कौन सा रस लग रहा है? करुण रस, वीर रस, रौद्र रस या भयानक रस? तो इसमें वीर रस है, उनकी वीरता का इसमें आभास हो रहा है, या मतलब वीरता का वर्णन है इसमें। चलिए करुण रस में क्या होगा? करुण रस है क्या इसमें? करुण रस ये दुख से संबंधित है। वीर रस, वीर की इसमें भावनाएं दिख रही हैं, इसमें भाव दिख रहा है वीरता का, तो इसमें वीर रस है। ठीक है, रौद्र रस में क्या होगा? इसमें क्रोध जिसमें आ जाए वो रौद्र रस है। भयानक रस जिसमें भय पैदा हो, जिसे पढ़कर, तो भय तो नहीं हो रहा पढ़कर कि उठा के पटक रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है? उसकी वीरता का वर्णन किया जा रहा है, श्री राम की वीरता का वर्णन किया जा रहा है। तो आपका वीर रस है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूड पर मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है? मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है? तो आपको काव्य दोष ये समझने पड़ेंगे।
ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्टित्व दोष, अश्लीलित्व दोष या श्रुति कटुत्व दोष। तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़े कभी काव्य दोष, इनके बारे में नहीं जानते, तो एक अंदाजा हम लगा सकते हैं इससे। अभी तो मैं बताऊंगी काव्य दोष के बारे में। मूड पे मुकुट धरे, अब अच्छी भाषा में कहते हैं तो कहते हैं सिर पर मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। अब इसमें क्या, क्लिष्टित्व का मतलब होता है कठिन, तो इसको समझने में क्या कठिनता हो रही है इस काव्य को। ग्रामित्व, ग्रामित्व, इसमें ग्रामीण भाषा का, ग्रामीण भाषा हो। अश्लीलत्व यानी अश्लील भाषा हो, अश्लीलता हो, जिसमें अश्लीलता हो। और श्रुति कटुत्व, जो सुनने में कटु लगे, सुनने में कटु लगे, सुनने में कटु लगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमें उनके बारे में नहीं पता होता तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, बस अपना थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके। सुनने में कठिनाई हो या सुनने में कटु लगे, सुनने में कटु, कटु मतलब कड़वे। श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति माने होता है सुनना, कटुत्व माने कड़वा। ठीक है, जो सुनने में कड़वा लग रहा है ऐसा दोष है इसमें, ऐसा काव्य दोष है। तो आप अब बिल्कुल लगा पा रहे होंगे कि कौन सा है। मूड पे मुकुट धरो, तो कैसी भाषा इसमें प्रयोग की जा रही है, ग्रामीण भाषा। तो इसमें कौन सा काव्य दोष है, ग्रामित्व काव्य दोष है। आपका राइट आंसर है ए। अगर नहीं भी काव्य दोष हमने पढ़े तब भी हमने सही आंसर लगा लिया। ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है 2019 में। मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है, तो आपका जो राइट आंसर है ग्रामित्व काव्य दोष। चलिए काव्य दोष देख लेते हैं। काव्य दोष अनेक कवियों ने या विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, सबने डिस्क्रिप्शन जो किया है, किसी ने 10 12 ऐसे इस तरह से बताए हुए हैं। तो जो आचार्य मम्मट का है काव्य दोष का जो वर्गीकरण, वो हम यहाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास भी हो जाती है आपकी, लेकिन आप चिंता मत करिए, इससे आपको फायदा ही है। तो पहला जो है इन्होंने बताया शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष। काव्य के ये दोष हैं 3 मेन 3 दोष हैं, अर्थ दोष और ये है आपका जो ये है आपका रस दोष। रस दोष लिख लेना, यहाँ पर स्लाइड कुछ कट सी गई है, यहाँ लिख देते हैं इसको काट कर, रस दोष 3 हैं आपके। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष पहला है शब्द दोष, अर्थ दोष और लास्ट है रस दोष। अब इन्हीं के पार्ट हैं। जो शब्द दोष है उसका पार्ट है शब्द दोष यहाँ लिख दे रही हूं मैं, शब्द दोष इसके लिख लीजिएगा। इसका है ए, नंबर ए श्रुति कटुत्व, सुनने में कड़वा लगे, शब्द यानी कानों को अप्रिय लगे, शब्द दोष हम पढ़ रहे हैं। और क्लिष्टित्व अगला है इनका, क्लिष्टित्व, ये गलत लिख गया, क्लिष्टित दोष। ठीक है, और अगला है अश्लीलित्व। ये 3 आते हैं आपके शब्द दोष में, अश्लीलित्व। ठीक है, दोष। तो मूड पे मुकुट धरे, 1 मिनट पीछे जाते हैं बैक में। ये आपके शब्द दोष हैं, शब्द दोष 3 हैं, श्रुति कटुत्व, क्लिष्टित्व और अश्लीलित्व, ए बी सी। ठीक, तो श्रुति कटुत्व यानी सुनने में कड़वा लगे, तो जो सुनने में कड़वा लगे, कानों को अप्रिय लगे, उसमें होगा श्रुति कटुत्व। क्लिष्टित्व जो जिसे कठिन समझने में जिसे कठिनाई हो वहाँ क्लिष्टित्व होगा। अश्लीलित्व होगा जहाँ अश्लीलता का बोध हो जिसे पढ़कर वहाँ ये दोष होगा। अब आपका आता है अर्थ दोष।
अर्थदोष 3 प्रकार हैं अर्थदोष के। ग्राम तत्व अर्थदोष के 3 हैं टाइप। एक स्लाइड मुझे खाली छोड़नी चाहिए थी यहाँ पर। ग्रामत्व, ग्राम तत्व कह देंगे इसको, ग्राम तत्व। और अगला है दुष्कर्म, क्रम, दुष्क्रम। जो क्रम होगा वो उल्टा होगा, ठीक है। और एक और है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, ठीक है। ग्रामत्व यहाँ पे जहां पर ग्रामीण भाषा का प्रयोग हो। दुष्क्रम, क्रम यानी क्रम कैसा हो, उल्टा हो। जैसे हम कहते हैं कि हमें 5 किलो गेहूं दे दो और 5 किलो ना दे पाओ तो 10 किलो दे दो, है ना। तो वैसे तो रीत क्या है, लोक की रीत क्या है, शास्त्र की रीत क्या है कि हम पहले कहते हैं कि हमें 10 किलो दे दो, 10 किलो ना दे पाओ 5 किलो दे दो। लेकिन मैंने इसमें क्या कहा कि 5 किलो दे दो और 5 किलो दे ना पाओ तो 10 किलो दे दो। तो क्रम को मैंने उल्टा कर दिया। ऐसी ही कोई पंक्ति आ जाए जिसमें क्रम उल्टा हो, लोक रीति से उल्टा हो, वहां दुष्क्रम होगा, ये वाला होगा, अर्थ दोष होगा आपका 1 2 3। और पुनरुक्ति में होगा कि कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसका, जैसे हम कहते हैं जगत जहान, तो जगत और जहान का मीन्स एक ही होगा, वो पुनरुक्ति में आ जाएगा। कोई काव्य पंक्ति आए तो उसमें ऐसा दोष हो कि 2 वर्ड ऐसे लगे हो जिनका एक ही अर्थ हो, तो वहां कौन सा दोष होगा, पुनरुक्ति। अर्थ में हमें अलग, अर्थ में हमें परेशानी आएगी। अर्थ दोष होंगे आपके 3, ग्राम तत्व और दुष्कर्म, कर्म नहीं क्रम, ठीक है, पुनरुक्ति। तो ये आपके 3 इसके काव्य दोष हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है आपका, कुमुदनी। तो आपको कौन सा राइट आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, अकर्मक का कि प्रेरणार्थक का कि द्विकर्मक का या सकर्मक का। तो क्रियाएं मैंने पढ़ाई हुई हैं, क्रिया की क्लास आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको क्रिया की क्लास मिल जाएगी। मीरा जोर से हंसी, जिसने क्रिया की ये क्लास ली होगी वो तुरंत ही बिना देखे, मतलब ऑप्शन देख लेगा और तुरंत ही आंसर टिक कर देगा। मीरा जोर से हंसी, हमने प्रश्न किया क्या हंसी, तो क्या हंसी का कोई उत्तर नहीं आया, इसमें कोई कर्म नहीं होगा, तो आपकी होगी अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे, नंददास, सूरदास, कृष्णदास या कुंभनदास। तो अष्टछाप के 8 कवि मैंने आपको बताए होंगे, अष्टछाप के 8 कवि। तो इसमें प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे सूरदास, जो वल्लभाचार्य थे और विठलनाथ थे। उन्होंने अपने 4 शिष्यों से मिलाकर 8 अष्टछाप की जो रचना थी उसकी थी, जिसमें 8 कवि थे जो कीर्तन किया करते थे। तो उसमें जो प्रथम नियुक्त कवि थे वो थे सूरदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत्य वर्ड बताइए, दंत्य वर्ड इसमें कौन सा है, अभी मैंने बताया था आपको, तो आप तुरंत ही देखते टिक कर लेंगे श, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, हेमचंद्र, रामचंद्र, स्वयंभू या सोमप्रभा या सूर्य। तो जो स्वयंभू हैं वो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, स्वयंभू हैं अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। इन्हें अपभ्रंश का, एक बात नोट कर लीजिए, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, वाल्मीकि, और व्यास भी कहते हैं, और वाल्मीकि। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, ये कभी आ जाए आपका तो आप आंसर कर लेंगे स्वयंभू। और इनकी रचना थी, इनकी जो रचना है नोट कर लीजिए बेटा, पयम ओम चरयू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आज की जो प्रैक्टिस सेट है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने आपका पद्यांश रखा है। तो एक प्रैक्टिस सेट में मैं गद्यांश रखूंगी और एक प्रैक्टिस सेट में आपका पद्यांश रखूंगी, क्योंकि काफी टाइम बढ़ जाता है इसमें, दोनों एक साथ रखेंगे जब। चलिए। द्वार खोल ग्रह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर, नयन मूंद रव की कोमल किरणों को तपता, आने वाले प्रिय बसंत के स्वप्न देखता, अब उनके आगे चुपचाप खड़े वृक्षों पर भर आएंगे पल्लव गुंजित होंगे मरमर।
जब उसकी बंसी उसके अधरों से लगकर भर देगी पुलकों की लहरों से पवनों को। अब इसको अर्थ को भी इसके समझना है आपको। तो यहाँ किसका पूछा जाएगा कि किस क्या इसमें शीर्षक होगा, इस कविता को, इस काव्य को, आप इस पद्यांश की जो पंक्तियां हैं इसको क्या शीर्षक दे सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या होगा। तो प्रकृति चित्रण है या बसंत का चित्रण है या मानवीय चित्रण या हेमंत ऋतु की प्रातः काल का चित्रण है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा था, बेटा यह हेमंत द्वार खोल ग्रह के किरणों से आंगन भर। अब सुबह सुबह किरणें आती हैं सूर्य की, उनसे ही तो आंगन भर जाता है। बेटा यह हेमंत प्रातः, तो यानी कि हेमंत की जो प्रातः काल का वर्णन है उसका चित्रण यहाँ मिलता है। हेमंत एक ऋतु है, 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें से हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आती है, सर्दियां आती हैं, और हेमंत होता है नवंबर दिसंबर का टाइम। ठीक है, दिसंबर से समथिंग टाइम को कहेंगे हम हेमंत ऋतु। उसके बाद शिशिर, फिर बसंत आएगा। चुपचाप खड़े वृक्ष किस मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, आलस्य को, हर्ष को, तटस्थता को या चिंता को। तो चुपचाप खड़े वृक्ष ये आलस्य के मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बसंत के स्वप्न देखता पंक्ति का आशय क्या है। सुप्त होना, प्रकृति से प्रेम होना, जागृत होना, आशा एवं उत्साह का संचरण करना। तो जो पंक्तियां हैं उसमें बसंत के स्वप्न देखने से क्या अर्थ है, जैसे हमारे लिए ही यूज किया जाए, बसंत का स्वप्न देखना। बसंत ऋतु में क्या होता है कि जो सब कुछ हरा भरा होता है, चारों तरफ हरियाली फैली होती है, मन प्रसन्न होता है, मन में उत्साह होता है, आशा उमंग होती है। तो उसी का वर्णन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। द्वार खोल ग्रह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नियह पृथ्वी पर। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा है, मानवीकरण है, रूपक है या भ्रांतिमान है। अब इसमें इसके पंक्तियों को समझें आप। उपमा, किसी की तुलना की गई है क्या, नहीं की गई। रूपक यानी किसी का भेद इसमें वर्णन है कि हमने कैसे कह दिया कि चंद्रमा मुख के समान या मुख चंद्रमा के समान हो गया, या चंद्रमुखी यानी मुख को ही हम चंद्र बता दें, ऐसा रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप होता है कि कोई भेद नहीं रह जाता कि ये चीज ऐसी नहीं है। तो ऐसा किसी में रूपक ऐसा नहीं दिख रहा हमें। मानवीकरण, हाँ मानवीकरण तो हुआ है, भ्रांति भी नहीं है इसमें। मानवीकरण कैसे हुआ है कि बेटा यह हेमंत को क्या कर दिया है, बिठा दिया है। मानव जैसे क्रियाकलाप कर रहा है। तो कभी ऐसा आ जाए आपसे अलंकार इस तरह से पूछ लिया जाए, तो अगर प्रकृति जो है वो मानव की तरह बिहेवियर करने लगे, जैसे बैठी है या कुछ भी और बता दिया जाए, मुस्काने लगे इस तरह, तो इस व्यवहार को हम देखकर पता कर लेंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप आंसर भी करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितने प्रश्न इसमें सॉल्व कर पाए हैं। अच्छी तरीके से ध्यान देकर इन प्रश्नों को सॉल्व करें, और इसके साथ के साथ नोट्स भी बनाते चले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपकी इसमें रख रही हूँ क्लास में। आपकी क्लास इसी तरह तैयार की गई है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। जो आपका ये कंटेंट तैयार किया जाता है वो आपकी सफलता के लिए ही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।